क्या लिए? आ जाओ भाई बच्चों। ले लिया देखो ब्रेक। थोड़ी सी ना आंखों को, इसलिए मैं ब्रेक देता हूं आप लोगों को भी। ज्यादा देर का नहीं, 2-4 मिनट का इसलिए बोलता हूं कि अगर मोबाइल चलता रहेगा तुम लोगों का तो कई बार बच्चों के थोड़ा सा आंखों में दर्द वर्द हो जाता है तो शाम तक वो बहाना बना लेता है। इसलिए बोलता हूं मैं, ब्रेक ले लो 2 मिनट 4 मिनट का। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटा के ऐसे ना आंखें बंद करके बैठ जाया करो बस। ऐसे आंखें बंद करके बैठना होता है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है आपके आइज को। और वैसे भी मैं तो देखो इस स्क्रीन के सामने रहता हूं। चले भाई बच्चों। भाई आशीष जी, अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है जी। क्योंकि यार क्रैश कोर्स में इतना ज्यादा समय मिलना तो है नहीं बेटा कि सबसे देखो डाउट को लेकर बात करूं, क्या करूं। अनफॉर्चुनेटली क्रैश कोर्स में एक लिमिटेड टाइम होता है भाई। तो लगा हूं मेहनत करने पे। चलो बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखो कम्यूटेटर बना लिया हमने। अब है, ये भी लिखो कि पोल सू के टाइप। पोल सू के टाइप लिखते हैं जी। तो बच्चों पोल शू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्क, आर्क शेप, और एक को बोलते हैं चैम्फर्ड शेप। देखो देखो बच्चों, जैसे ये रोटर बना लिया, सबसे पहले बनाने हैं आर्क, आर्क शेप वाले। तो आर्क वाले देखो कैसा होता है। आर्क वाले में एयर गैप जो होगा, यहां से हर जगह हर बिंदु पर एयर गैप समान होता है। तो हम क्या लिखते हैं कि एयर गैप समान होता है। तो आर्क से बनाना आप प्रीफर करते हो डीसी मशीन, डीसी मशीन। एक होता है चैम्फर्ड शेप। इसका मुझे चित्र देखना है, देखो जी इंटरेस्टिंग है। चैम्फर्ड शेप देखना है। तो बच्चों ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा। ये ऐसा है। तो चैम्फर्ड में क्या था बेटा, ये कहलाते हैं पोल टिप। तो यहां पर एयर गैप ज्यादा है, एयर गैप
ज्यादा है, और सेंटर में यहां पर एयर गैप कम है, या क्या एयर गैप कम है, इसीलिए भैया इसे प्रीफर किया जाता है एसी मशीन में। ये पोल्सो के प्रकार होता है। चलिए साहब आगे बढ़िए जी। अब बात करते हैं ब्रश। ये बना दीजिए ब्रश। तो ब्रश का मतलब क्या है कि ब्रश की मदद से आर्मेचर वाइंडिंग से धारा कलेक्ट की जाती है कि या मोटर में दी जाती है। क्या लिखोगे कि या मोटर में दी जाती है। जो ये ब्रश बनाओगे ये ऐसे होना चाहिए कि अपने आप से इनमें चिकनाहट आता रहे। कैसे पदार्थ के देखो, अपने आप ही चिकनाहट बनी रहे इनमें, मतलब कि सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, सेल्फ लुब्रिकेंट। सर ये तो कार्बन के लिखे होते हैं बिल्कुल, लेकिन देखो केमिस्ट्री पढ़ी है, एलोट्रॉप कार्बन के अपर रूप होते हैं। हाँ सर याद आया, अपर रूप, उनमें से ग्रेफाइट भी एक अपर रूप है। तो नॉर्मल कार्बन तो कंडक्टर है नहीं, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो भाई बेसिकली क्या लिखते हैं देखो, तो बहुत जगह किताबों में क्या लिख दिए, कार्बन ब्रश। वैसे होते क्या है ये, ग्रेफाइट। किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब आ जाओ जरा पोल पेच, पोल आर्क। देखो बच्चों जो पोल पिच पोल आर्क होती है, ये आपने पोल बना लिए, ये पोल फिजिकली बना हुआ है, आपने बना दिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बेटा भौतिक रूप से पोल जितने में बना होता है उसको कहते हैं पोल आर्क, और उसका एरिया अब भौतिक रूप से बना दिया, लेकिन इस पोल के ये तो चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे फैला देगा, उसे कहा जाता है कि प्रभावी क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होता है पोल पिच। तो पोल आर्क हमेशा कम होता है, पोल पिच हमेशा ज्यादा होता है। तो बच्चों जो ये पोल पिच है, पोल की जो आर्क है और बटे में जो पोल की पिच है, इसका अनुपात हमेशा 0.7 से भी कम होता है। अच्छा जी, यानी कि यहां पर पोल पिच में हम कंडक्टर को इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि बराबर भागों में तोड़ लें। जैसे 4 है टोटल, अगर जेड है तो प्रत्येक पे कितने हो जाएंगे, जेड बाई पी कर लो। जैसे मैं कहने लग जाऊं मेरे बच्चों, ये देखो हमने कंडक्टर को या तो कंडक्टर के आधार पे पढ़ लो या स्लॉट के आधार पे पढ़ लो।
या तो कंडक्टर भाई एक पोल के अंतर्गत जितने स्लोट है या तो उनके आधार पे पढ़ लो, या फिर कंडक्टर के आधार पे पढ़ लो। तो जो पोल पिच है, पोल पिच ये लिखे जाते हैं, अगर स्लोट्स के आधार पर पढ़ोगे बच्चों तो स्लोट्स बटे पोल। किस आधार पे? ये है स्लोट्स के आधार पे। लेकिन जो आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं ना, ये स्लोट के आधार पे नहीं होते हैं। स्लोट के आधार पर ये वाइंडिंग करने में यूज कर लेते हो आप, वाइंडिंग करने में। और जी अब इसमें देखो थ्योरी धीरे धीरे ना खत्म हो जाएगी। पोल पिच कंडक्टर चालकों की संख्या बटे पोल, यानी कि जेड बाई पी। तो ये किसके आधार पे कर दिया दोस्त? ये कर दिया कंडक्टर के आधार पे। तो जो न्यूमेरिकल करने होते हैं ना, वो इसी आधार पे करने होते हैं। लिख देता हूं मैं, कभी तुम भूल जाओ। ज्यादातर यही यूज करना है, बस ये वाइंडिंग करते समय कई जगह पर थोड़ा सा सुविधाजनक रहता है तो यूज कर लेते हैं। पोल आर्क हमेशा कम होती है और पोल पिच बड़ी होती है। फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट मामला सेट हो जाएगा बहुत बार। हर हर शंभू। ठीक है जी, चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एक पोल ये बना दिया, एक पोल ये बना दिया आपने, एक पोल से नेक्स्ट पोल ये बना दिया आपने, जैसे नॉर्थ, ये बना दिया साउथ ही। तो बेटा इनके बीच की जो दूरी होती है, यही तो हो गई पोल पिच। देख लो पुराने में भी तो यही है, यहां से लेकर नेक्स्ट तक। अच्छा जी, तो जो पोल पिच होती है, पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, ये कभी बदलता नहीं है। पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, और इसका मान सदैव यही है, ये कभी ऐसे बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो पोल पिच क्या ले लिया आपने? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ले लिया भाई आपने। ये कभी भी बदलता नहीं है पोल पिच। पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिग्री यही है 180। मैकेनिकल बदलते रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल यही है। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मशीन में कुछ, डीसी मशीन में कुछ एक्सिस लेंगे। जितनी भी एक्सिस है सारे समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले समझते हैं कि जीएनए नामक बीमारी है क्या। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, फुल फॉर्म है ये, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखो जैसे ये रोटर बना दिया, ये सब वाइंडिंग ही चल रही बेटा।
क्योंकि वाइंडिंग से पहले बनावट ये सब वाइंडिंग में ही पढ़ाया जाता है, हिस्सा ये सब वाइंडिंग। ये नॉर्थ बना लिया आपने, जैसे साउथ बना लिया। ठीक है सर। तो मेन फील्ड का एक्सेस क्या हुआ सर? ये हुआ, और क्या होगा? मेन फील्ड एक्सिस यही तो है। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, तो मेन फील्ड का एक्सिस यही है। देखो बच्चों, मेन फील्ड एक्सिस या मेन फील्ड फ्लक्स का मान जिस एक्सिस पर 0 हो जाए। एक बात बताओ, ये मान A है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट काटना। ये होगा जी A cos 90, जिसके साथ कौन होता है वो cos में ले जाता है, cos 90 मतलब 0। ओहो हो, मजा आ गया जी। जिस एक्सिस पर मेन फील्ड फ्लक्स का मान 0 हो जाए, बेटा एग्जामिनर एक भी चीज बाहर से नहीं पूछेगा, बाद में मत बोलना आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। जिस एक्सिस पर मेन फ्लक्स का मान 0 हो जाए, जिस एक्सिस पर मेन फ्लक्स का मान 0 हो जाए, उसे GNA कहते हैं। GNA कहते हैं बेटा, GNA पोल की फिजिकल अवस्था पर या फिजिकल पोजीशन पे निर्भर करता है। एन से ऐसे जाएगा, तो ये बताओ 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लो, ये इस पर मेन फील्ड का मान हमेशा 0 आएगा 90 पर। सर सही बात है, तो ये कहलाता है GNA। अच्छा जी, GNA सदैव मेन पोल की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। वैसे नहीं बदलेगा कभी भी, लोड वोड के बदलने से कभी नहीं बदलेगा, जब तक कि तुम GNA सॉरी जब तक कि तुम मेन पोल को ना बदलो। जब तक, कहने का मतलब ये है, तुम मेरे बच्चों ऐसे लगा लो मेन पोल, तो मेन पोल फील्ड ये जाएगा, तो इससे 90 डिग्री पे ये, तो बस जब तक, अब मशीन में तुम कौन सा फील्ड के पोल को बार बार निकाल के बदलोगे ना सर, ऐसा थोड़ा ही करेंगे। तो भैया GNA की परिभाषा तो ये लिख दी, MNA। जो बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें BSPCL का, उनके जाके नोट्स चेक कर लेना अगर ये मिल जाए। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और ऐसा नहीं है भाई कि आपके इस कोर्स में टीचर जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए भाई। तो देखो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बताता हूं, जिस एक्सिस पर परिणामी फ्लक्स का मान 0 हो जाए, वह MNA कहलाता है। अच्छा, क्या कहलाएगा? MNA। क्या सर ये फिजिकल पोजीशन पे निर्भर करता है? ये रियल में निर्भर करता है लोड करंट के ऊपर। यह लोड धारा के ऊपर निर्भर करता है। ये लोड धारा के ऊपर निर्भर करता है सर, समझा दो जरा। देखो बेटा, ये तो तुमने ले लिया मेन, तो ये N है, ये S है।
ठीक है सर, जीएनए तो समझ गए सर, जीएनए तो ये होगा। ठीक है भाई, मैं भी यही बोल रहा हूं। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण आर्मेचर करंट होगा, ये बोल दिया मेन फील्ड एक्सेस, तो मान लिया जो परिणामी फ्लक्स है, आगे पढ़ेंगे भी, परिणामी फ्लक्स ये हो जाए, ये क्या ले लिया हमने, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये हो जाए, तो भैया जो एमएनए होता है इस रिजल्टेंट के एक्सिस से 90 डिग्री जाता है, ये होता है एमएनए। तो एमएनए लोड के बदलने से बदलता रहेगा, लेकिन जीएनए की जगह फिक्स हो गया, तो मतलब फिक्स हो गया। ये नहीं बदलता, ये जहां एक बार सेट कर दिया ये सेट है, लेकिन ये बदलता रहेगा एमएनए। चलो बच्चों, अब जरा ये समझते हैं, कंडक्टर, टर्न, कॉइल और कॉइल साइड ये क्या होती है। देखो बच्चों, आपने एक तार ले लिया यार, ये कहलाता है कंडक्टर। आपने ये ले लिया, दो तार मिला दिए, दो कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर, ये कहलाता है टर्न। टर्न को किससे प्रदर्शित करोगे, टी से। तो जो कंडक्टर की संख्या आती है ये होती है 2t, यानी कि टर्न, देखो दो कंडक्टर से एक टर्न बना है कि नहीं, दो कंडक्टर से, तो कंडक्टर कितने, दो, टर्न कितना, एक, तो टर्न की संख्या को डबल करके कंडक्टर की संख्या आ जाती है। ठीक है भाई। अब बच्चों आपने कॉइल बनानी है, तो देखो भाई, जैसे ये, तो बच्चों इसे इसे कहा जाता है कॉइल साइड 1, और इसे कहा जाता है कॉइल साइड 2। अच्छा, और जब आप इन्हें जोड़ लेते हैं ना, अब जिस हिसाब से तुम्हें कनेक्ट करनी वो करनी पड़ेंगी, तो ये होगी कॉइल साइड 1, ये बना दी कॉइल साइड 2, इस पूरे को कहते हैं हम कॉइल। तो बच्चों अगर हम कॉइल साइड लिखें तो ये हो जाती है 2 × C का मतलब है कॉइल की संख्या। तो कॉइल साइड का मतलब कुछ होता है कंडक्टर के रूप में, और कॉइल का मतलब होता है टर्न के रूप में। ये तो न थकना है न रुकना है, तुझे तो अपने कर्म पथ पर चलना है। मुश्किलें आएंगी, कभी डराएंगी, कभी सताएंगी, तो रह निडर अपने कर्म पथ पर, मुश्किलें भी हार जाएंगे। चलो जी, अब जरा यहां आ जाओ, कॉइल स्पैन क्या होता है सर। नो प्रॉब्लम, नो झंझट। देखो जी,
बच्चों कॉइल के दो सिरे हैं, या कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2, तो दोनों सिरों के बीच की दूरी, कॉइल के दोनों सिरों के बीच की दूरी को कॉइल स्पान कहा जाता है। कहा जाता है। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कॉइल स्पान बना दिया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाला भी बताऊंगा, फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच, ये सब बताऊंगा। तो बच्चों इसे कहा हमने, देखो यहां से एक साइड ये थी, इसे नाम दे दिया हमने कॉइल स्पान। समझ में आया? बिल्कुल। तो जब ये कॉइल स्पान 180 डिग्री, क्या है ये? अरे इलेक्ट्रिकल है ये, टेंशन ले लेते हो फालतू में। जब ये कॉइल स्पान इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना 180 हो, और पोल पिच तो कभी बदलेगा नहीं हो चचा, ये क्या है? ये है पोल पिच, ये हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। तो ये कह सकते हो जब कॉइल स्पान पोल पिच के बराबर हो, जब कॉइल स्पान पोल पिच के बराबर हो, तो भैया इसे क्या कहते हैं? या ये लिख लो कि जब कॉइल स्पान 180 डिग्री हो, इसे कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। क्या कहते हो? फुल पिच वाइंडिंग। और मेरे बच्चों डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग का ही उपयोग होगा। डीसी मशीन में फुल पिच वाइंडिंग का उपयोग ही होगा, कोई मना थोड़ा ही करेगा, यही करेंगे। यहां पर क्या देखने को मिला? यहां पर कॉइल स्पान 180 से कम है, कॉइल स्पान लेस देन 180 डिग्री। भाई ये भी लिख सकते हो कि जो कॉइल स्पान है वो कम है पोल पिच से, तो इसे कहा जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इसे क्या कहते हो? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और बेसिकली आपको एसी मशीन में यही करेंगे इस्तेमाल, एसी मशीन में यही इस्तेमाल होगा। हर हर शंभू। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, जैसे हम ये कोई कॉइल ले रहे थे, तो इसे कहते हैं हम, ये इसके रास्ते को पूरा करने के लिए था, ये कहलाता है ओवरहैंग। ओवरहैंग। और बच्चों ये लंबाई जो जिम्मेदार है, ये देखो यहां से यहां तक,
जो जिम्मेदार है उत्पन्न ईएमएफ व आघूर्ण के लिए, उत्पन्न ईएमएफ व आघूर्ण के लिए इसे कहा जाता है सक्रिय लंबाई, यानी कि एक्टिव लेंथ, एक्टिव लेंथ। मशीन में जो ओवरहैंग वाला साइड होता है, देखो इस साइड से ये क्या कनेक्ट करोगे, इस साइड से ये कनेक्ट करते हो कॉम्यूटेटर सेगमेंट पर। तो बच्चों ये कहलाता है मशीन का फ्रंट भाग। कोई आपको डीसी मशीन दिखा और कहे कि क्या है, ये है फ्रंट भाग। ओवरहैंग वाली साइड इसे कहते हैं हम बैक साइड, बैक साइड। इसीलिए जो इस तरफ कनेक्शन होते हैं उनके आधार पर बैक पिच डिसाइड होती है, और जो इस तरफ होते हैं इनके आधार पर फ्रंट पिच डिसाइड होती है। इसका नाम, इस तरफ जो कनेक्शन होंगे तो इसे क्या कहते हैं हम, देखो बैक पिच। सारी चीजें बताते हैं ना तुम्हें। और फ्रंट भाग पर जो कनेक्शन बनते हैं इनसे डिसाइड होती है फ्रंट पिच। अच्छा सर, ये भी बात सेट है। देखो बच्चों, जैसे हमने ये कोई रोटर दिखा दिया, तो बच्चों इसमें जैसे पोल के ये एन है और ये एस है, तो आपने ये एक्सिस ले लिया। मेन फील्ड एक्सिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं पोलर, पोलर एक्स, पोलर एक्सिस। और भैया इनके बीच में एक एक्सिस ये बनाओगे तो इसको बोलते हो इंटरपोलर एक्सिस, इंटर पोलर एक्सिस। क्या बोलोगे जी इसे, इंटर पोलर एक्सिस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल लेयर और डबल लेयर को। क्या करते हैं देखो जी, अब हम पढ़ेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग और ये डबल लेयर क्या होती है। अब ध्यान से देखना, मसाला बढ़िया बढ़िया है। डबल लेयर वाइंडिंग, सर सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग समझाया वो क्या होती है। भाई अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दिया करो कोर्स को, क्योंकि मेहनत बहुत है। ये 10-15 दिन की मेहनत आपकी, आपका जो रिजल्ट है उसे बहुत पॉजिटिव कर सकता है।
चलो देखो बच्चों, ये हमने स्लोट बना लिए, ये स्लोट बने हुए हैं। यार रुक जा भाई, देखना जी। जब एक स्लोट में एक ही कॉइल साइड रखी जाती है, जब एक स्लोट में एक ही कॉइल साइड रखी जाती है तो इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। जब एक स्लोट में एक ही कॉइल साइड रखी जाएगी तो बच्चों एस हमारे लिए स्लॉट की संख्या ले ली, स्लॉट की संख्या है, और सी हमारे लिए कॉइल की संख्या है। ये कॉइल की संख्या है, एक स्लॉट की संख्या और एक कॉइल की संख्या है। तो एक ही कॉइल साइड रख दी मैंने ये, अच्छा जी जरा समझो। हे भाई अब दिमाग जरा यहां लगाओ, बेटा न्यूमेरिकल आते हैं इनसे छोटी मोटी चीज, छोटी तो ये तब है जब समझ गए तो छोटी लगेगी, नहीं तो मुश्किल लगेगी। और इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट टाइम पे न्यूमेरिकल था। देखो जरा, जब एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड रखी जाएगी तो इसे सिंगल लेयर बोलेंगे। भाई बच्चों तुमने एस स्लॉट की संख्या है, इसके सिंगल लेयर के लिए देखो, ये पढ़ रहे हो आप सिंगल लेयर, ठीक है जी, ठीक है सर। तो एक बात बताओ कि अगर यहां स्लॉट की संख्या कितनी है एस, तो कॉइल साइड कितनी होंगी? अरे कॉइल साइड कितनी होंगी? ऐसी होंगी, यानी कि स्लॉट की संख्या एस है तो मैंने कहा कॉइल साइड बताओ कितनी होंगी। एक स्लॉट में एक कॉइल का सिरा है, एक कॉइल साइड है, तो सर कॉइल साइड अगर स्लॉट की संख्या एस है तो ऐसी होगी, और क्या होगी? अच्छा ठीक है, तो ये बताओ फिर कॉइल की संख्या, कॉइल की संख्या बताओ जरा, यानी सी, ये हमेशा निकाली जाती है कॉइल साइड बटे 2 करके। कॉइल साइड को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो कॉइल की संख्या आ जाती है। यहां कितना है एस, तो कितना आ गया एस बाई 2। तो भैया इसके लिए सिंगल लेयर के लिए सी बराबर एस बाई 2 आता है, देख लो। अच्छा एस बाई 2। सर डबल लेयर बताओ, तो डबल लेयर पढ़ लो। क्या करते होगे, जैसे टॉप ना हमेशा बॉटम से जुड़ता है, आगे बताऊंगा से इसमें जब आपकी लैब और वे बताऊंगा।
जब एक स्लॉट में कॉइल के दो या एक स्लॉट में दो कॉइल साइड रखी जाती है तो इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। इसे क्या कहोगे? डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये रख दिया हमने डबल लेयर। ये बताओ डबल लेयर में कॉइल साइड कितनी कहोगे? सर कॉइल साइड तो पक्की बात यह है एक स्लॉट में दो है तो सर 2s है यहाँ तो कॉइल की साइड। अरे एक स्लॉट में दो है तो दो में कितनी होंगी? 4 होंगी। 8 में कितनी होंगी? 16 कॉइल की साइड होंगी। तो एस में कितनी होंगी? जस्ट डबल कर दो 2s होगी। सर तो कॉइल की संख्या C बराबर में 2s/2 करना पड़ेगा। तो ये तो है s के बराबर, यानी कि C बराबर में सीधा s आ गया। किसके? डबल लेयर के लिए कॉइल और स्लॉट की संख्या बराबर है। जरा ऐसे एक बात बताओ कि लिखने का एक तरीका ये बता दूंगा तुम्हें। जैसे C है, अच्छा जी, तो यहां पर लिख दो लेयर और यहां लिख दो s और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो बात बन जाएगी। सर लास्ट टाइम ना 6 लेयर दे रखी थी, हम खो गए। इसमें क्या था? एक उदाहरण लेते हैं चलो। 6 लेयर के लिए बताना कितना होता है? 6 लेयर के लिए C और S का रिलेशन C बराबर, लिखो ऐसे थोड़े काम चल जाएगा नालायको। सर 6 लेयर की संख्या कितनी है? सर 6 है, गुणा s/2 है। क्या लगाना था? सर 3s लगाना था और कुछ ना। अच्छा ये जुगाड़ होता है। 8 लेयर कर लो तो 8 लेयर का मतलब कितना हो जाएगा? 8/2 सीधे 4 है। ये होती है सिंगल लेयर, डबल लेयर। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ते हैं विद्युत डिग्री या इलेक्ट्रिकली लिख देते हैं, इससे ज्यादा फैमिलियर हो। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री, जिसको लिखते हो वैद्युत डिग्री और यांत्रिक डिग्री। तो थीटा ई, ये दे दिया विद्युत डिग्री और थीटा एम, ये दे दिया यांत्रिक
देख रहे पी दे दे आप पोल की संख्या, पोल की संख्या, तो थीटा ई बराबर में पी बाई 2 थीटा है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद होना चाहिए ये। देखो बच्चों, जैसे सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं आपको। प्लेक्स वैसे तो ये बहुत बार आएगा, प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि जैसे आप वाइंडिंग करोगे ना, जब वाइंडिंग करोगे तो तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आपने ये बेटा सेगमेंट बना रखे हैं यहाँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सेगमेंट है। देखो जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, अभी जब वाइंडिंग करवाऊंगा ना आपको, तब ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। जैसे आप इस तरह से बाइंडिंग करोगे तो ये होता है एक सिंप्लेक्स वे। तो अब थोड़ा सा हिंट्स दे, और डुप्लेक्स कैसे बनाएंगे अगर बनानी पड़ी तो। मैंने कहा ना, जब बाइंडिंग कराऊंगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी तुम्हारी इसे लेकर। तो फिर एक काम करोगे, देखो इसका मतलब कुछ ऐसे समझ लो, इसका मतलब हो जाता है डुप्लेक्स। अच्छा, 1 2 3 ले लो ट्रिप्लेक्स, 4 ले लो क्वाड्रप्लेक्स, ये मतलब होता है। तो पूरी कहानी में एम का मतलब हम समझ लेते हैं प्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब 1 रख देंगे, डुप्लेक्स का मतलब एम बराबर 2 रख देंगे। अरे ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो लाइफ में। और नहीं क्लियर हुआ तो देखो, जब वाइंडिंग करूंगा तब हो जाएगा। आइए जी जरा, अब है नेक्स्ट हेडिंग, ब्रश की कितनी आवश्यकता होगी। अब इन सब पे सवाल आ रखे हैं। ब्रश की आवश्यकता किस वाइंडिंग में किस हिसाब से ब्रश की आवश्यकता होती है, ये समझते हैं। तो बच्चों, ब्रश के नंबर की संख्या अरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? सब प्रॉपर चल रहा है? मेरी आवाज पहुंच रही है? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। 2 4 बच्चे तो निकल लिए। चलो एक काम करो, अभी अभी 2 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ी आंखों को रिलैक्स करो और मुंह धुल के आओ। अभी स्टार्ट करते हैं फिर 2 मिनट में, ठीक है?